नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्लास है ये एक्चुअली केमिस्ट्री का। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। आपका चैप्टर 1 क्या है वो मैं पहले यहां पर बता देता हूं। आपका चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है। मतलब यह है कि केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणाएं हैं जिनको समझना है। पर सवाल ये होता है कि यहां पर कुछ थ्योरी है जिसको हम आपको पढ़ा देते हैं। मैंने पूरी लाइफ में थ्योरी कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन होने के कारण ये क्लास मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये भी जानकारी होना जरूरी है और इस तरह से एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल नॉलेज है जो आपको जानना होगा। इस नॉलेज का एक उपयोग है कि आगे जाकर के आपके जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है। सो ये एक जनरल नॉलेज है। मतलब क्लास की जो टेक्निकल चीजें हैं वो कल से स्टार्ट होगा और आज इनकी थ्योरेटिकल टर्म्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं। चलो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आप देखेंगे आज की क्लास में कुछ खास। वो ये है कि केमिस्ट्री की शुरुआत और केमिस्ट्री है क्या चीज और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यही कहानी इसकी है। फिर आपको बता दें, जो भी बेसिक लगती है वो पढ़ाई के साथ कवर होगा, जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पढ़ाई के साथ कवर होगा। और जो बच्चा 11 से स्टार्ट करता है उनका हर टाइम केमिस्ट्री बेस्ट होता है। यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले समझेंगे केमिस्ट्री क्या है, फिर पढ़ेंगे हम लोग यहां पर केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांच है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, और साथ में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का और क्या स्कोप है केमिस्ट्री का, वो पढ़ने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, जो कि बुक के पहले पार्ट में होता है। ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टर्म्स है। चलिए, अब यहां पर सवाल आता है कि केमिस्ट्री है क्या चीज। केमिस्ट्री साइंस का ही एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। सीधा सा कहानी है। पदार्थों की किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ यानी सब्सटेंस वो क्या होता है, मैटर पदार्थ वो क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी वो किससे बना होता है, उसका संगठन यानी कि कंपोजिशन की बात करते हैं, उसे बनाया कैसे जाए, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, इनका क्या यूज है अपने लाइफ में और अपने किसी काम में, उनका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर सिंपल सा भाषा में लिखा गया है कि रसायन होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों, अभिक्रियाओं की जांच, नए पदार्थों के निर्माण तथा उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। सिंपल बातें। चलें आगे। अब मैं आपको यहां पे बताऊं शाखाएं कौन कौन से ब्रांचेस है। हम नॉर्मली 2 ही ब्रांच जानते हैं, 3 ब्रांच के बारे में जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इनके भी सब ब्रांचेस है जिसके बारे में मैं थ्योरेटिकली छोटी छोटी बातें आपको बताते जा रहा हूं। आप बेटा इसको नोट करोगे, आगे जाकर के आपका एक हैंड रिटन नोट्स बनेगा। इसको आप क्या करोगे, वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन के 2 बड़े फायदे कि जो आप पढ़ लेते हो उसको जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो को दोबारा ओपन करना, पूरा का पूरा दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जब आप लिखो उसमें कॉपी में जरूर लिखना, इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो और जो मैं समझा रहा हूं वो। ठीक है, एक बेहतर सा नोट्स बन जाएगा। इससे बेस्ट नोट्स हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखें रसायन विज्ञान की कौन कौन से ब्रांचेस है उनके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी बातों को यहां पर समझेंगे। डिफाइन फिर से किया गया केमिस्ट्री का, द्रव्य पदार्थ के सभी द्रव्य पदार्थ यानी सारी चीजें, जैसे कि मैं हूं, ब्रह्मांड की हर चीज, वो क्या चीज है, केमिस्ट्री है, केमिकल है। तो लिखा गया है द्रव्य पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड या यूनिवर्स बना हुआ है का संगठन, यानी पदार्थ का संगठन, यानी जिसको कहते हैं कंपोजिशन, उसका गुण
तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। यहां पर लिखा है सुविधा के लिए रसायन को विभिन्न शाखाओं में हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं, और वो शाखाएं कौन कौन सी है वो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चले आगे। रसायन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कौन कौन से ब्रांच है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होता क्या है? सिंपल सी बात समझे। पूरी पेरियोडिक टेबल आप देखोगे, आवर्त सारणी आपने देखा होगा, ठीक है? उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे, वो उसमें कार्बन भी इंक्लूड है, हाइड्रोजन भी इंक्लूड है, सब कुछ, उनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उन तत्वों का और उनसे मिलने वाले कंपाउंड्स का, यौगिकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। लिखा गया है इसके अंतर्गत तत्वों एवं उनके यौगिकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, जैसे मैं Na का अध्ययन कर रहा हूं, Cl का कर रहा हूं, Mg का कर रहा हूं, यानी जो भी एलिमेंट्स है, या ऑक्सीजन का कर रहा हूं। लेकिन साथ में अध्ययन का मतलब सब स्टडी, उसके बारे में जानकारी लेना, उस जानकारी के बेस पर हमारी जिंदगी में बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं नमक ही हटा दूं, NaCl ही हटा दूं, तो या फिर ऑक्सीजन ही हटा दूं, या पानी ही हटा दूं, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हटा सकते अपने लाइफ से, क्योंकि उनके होने से ही हम हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री एक पदार्थ है, यानी पदार्थों का विज्ञान ही केमिस्ट्री कहलाता है, और इसमें हम उनके सारी चीजों, मैंने बोला संगठन एवं गुणों का अध्ययन करना, ठीक है? यहां पर ध्यान देना कि H2SO4, Na2SO4, NaHCO3, क्या बोलेंगे यार, ये सब बनाने आपको सिखाऊंगा बेटा, कैसे इसके फॉर्मूले बनाया जाता है, कैसे फॉर्मूले याद रखा जाता है। पूरी केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले आएंगे सारे फॉर्मूले आपको याद भी रहेगा, बहुत सारी चीज होने वाले हैं। तो डरना कुछ नहीं है, सिस्टम वाइज चलते जाना है जो मैं बताते जा रहा हूं। तो क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। बस सिंपल बात, ठीक है? छोटी छोटी लाइनें में बता रहा हूं। फिर होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एक्चुअली एक समय था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यह कहा जाता था जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से ही मिलने वाले पदार्थ कार्बनिक रसायन होते हैं, क्योंकि वो वाइटल फोर्स से बनते हैं, जैविक शक्ति से बनते हैं, यानी जीव अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को करते हैं और उन चीजों का निर्माण करते हैं। फिर वोलर ने यूरिया बनाया सबसे पहले अमोनियम साइनेट से, तो ये पता चला कि हम उनका संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल से एक बात बोलूंगा, जो लाइनें लिखी गई उसके बाद मैं एक और चीजें जोड़ूंगा इसमें। जंतुओं पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं एक्चुअली, जो वर्ड्स यहां पे दिया गया, जो डेफिनेशन दिया गया। यहां पर मैं बोलूंगा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक यानी कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड तथा इनके व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है? कार्बन हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल के ले लूं, CH4, C2H6, C3H8, C2H2, CH3Cl, यानी जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, यहां तक कि C6H12O6, ये भी ग्लूकोज भी, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनका अध्ययन कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत किया जाता, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या है? C और H का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इस हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी बातें आती हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी आके जुड़ सकते हैं, जैसे COH, इस तरह का। अभी आपको सब कुछ हवा हवाई लगेगा आज के क्लास,
क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ स्टडी है, क्या है, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, इनकी जानकारी है। ठीक है, सो आप हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल आज की क्लास सुनने का है, थोड़ा समझने का है, थोड़ा नोट्स बनाने का है। ठीक है, सो ये है क्या चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन हो गया, अब भौतिक रसायन की बात करते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि रसायन विज्ञान में जिस कंपाउंड की बात कर रहे थे ना, कंपाउंड है, यौगिक है, तत्व है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, यानी जितने भी पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और भौतिक गुणों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे भौतिक गुणों में हम कह रहे हैं, चलिए सिंपल बातें करते हैं कि अगर वो रासायनिक क्रिया हो रही है तो क्या उसमें से ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, या हीट एब्जॉर्ब कर रही है, यानी इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्या अगर हम किसी विलयन में दो धातुओं को डुबा दें, अलग अलग धातुओं को, तो क्या वो बिजली बनाने लग जाती है? यस, यानी कि सेल, यानी कि वहां पर क्या हुआ, बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन वहां पर होने वाला रिएक्शन क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी बना। अब दूसरी बात है, किसी विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वहां पर रिएक्शन हो रहा है, तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब भौतिक गुणों का, रासायनिक विज्ञान में, रसायनों में भौतिकी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि हमने एक बार दोबारा बोलेंगे, रासायनिक पदार्थों में भौतिक गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे रसायन आते हैं। मैं कुछ एक नाम लिख देता हूं, इसकी भी ब्रांचेस हैं। इनके ब्रांचेस में क्या, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, विलयन। थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं ऊष्मागतिकी, बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत सारी चीजें, मैं आपको कितना लिखूं मैं, है ना, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे, तो ये सब इसी के अंदर आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। चलो ठीक है, तो आगे चलें। विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि अगर कोई दो कंपाउंड रिएक्शन कर रही है और तीसरे कंपाउंड बना रही है, दो कंपाउंड रिएक्शन कर रही है और तीसरा कंपाउंड बना रहा है, तो ये दोनों की कितनी कितनी मास आपस में रिएक्शन करेगा, द्रव्यमान कितना रिएक्शन करेगा और बनने वाला कितना बनेगा, इसका अध्ययन। अब समझ में आई बातें? सो यहां पर लिखा हुआ है कि तत्वों, इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन किया जाता है। अंडर दिस वी स्टडी एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यहां पर उसको पहचानना भी होता है, तो उस कंपाउंड को पहचान करना, उसका एस्टिमेशन करना या एनालिसिस करना यहां पर होता है। तो इस विज्ञान को क्या कहा जाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलें, थोड़े से स्पीड जा रहा है, लेकिन ये स्पीड को अपन पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलो हो गया, अब चलते जाओ बेटा कुछ और बातें। औद्योगिक रसायन, क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आप इस चीज को समझते हो गया। मैंने थोड़ा सा जमीन का कुछ मिट्टी लिया, उस मिट्टी को मैंने इस तरह से प्रोसेस किया कि उस मिट्टी में अगर आयरन रहा होगा तो आयरन निकल गया, हमें थोड़ी सी मात्रा में आयरन मिल गई। ये हो गया घरेलू विधि। अब इसको हमने सही तरीके का प्रयोग करना हमने सीखा, तो वो तरीका हो गया प्रयोगशाला विधि, यानी कि लेबोरेटरी मेथड। अब उसी चीज को
हम इस तरह से करते हैं कि वो थोड़ी मिट्टी नहीं लेंगे, हम बहुत सारी मिट्टी का उपयोग करेंगे और बहुत सारा लोहा बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास विधि होनी चाहिए कि हम कितनी हीटिंग देंगे, कितनी दूसरे पदार्थ मिलाएंगे, कौन सा कितना करेंगे, और वो चीज रेगुलरली वो चीज चलता रहे, एक तरफ प्रोसेस है और दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट बन के निकलता रहे। ये कहलाता है औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ाई करते हैं कि लार्ज स्केल में, अधिक मात्रा में हम किसी पदार्थ को कैसे बनाएंगे या उसका किस तरह से, यानी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रसायन। तो लिखा गया है इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है, सिंपल लिखा हुआ है। अंडर द स्टडीज ऑफ केमिकल, क्या लिखा है, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, यानी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री किससे रिलेट करता है, इंडस्ट्री से। तो लार्ज स्केल में, हम यहां पर एक वर्ड्स मैंने लिया, लार्ज स्केल में किसी चीज को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जिस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं यहां पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इसको 12th में आप लोग पढ़ने वाले हो, तो 12th में आगे की चैप्टर में मिलेगा, लास्ट चैप्टर में मिलेगा। तो बायोकेमिस्ट्री, जीवों में, हमारे शरीर में केमिकल होते हैं, हमारा शरीर केमिस्ट्री से बना होता है, केमिकल्स का बना होता है। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और भी दूसरी चीजें, जिसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और भी कई चीजें हैं जो इसमें होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं डीएनए, आरएनए वगैरह सब कुछ। तो ये जो है इसका स्टडी करते हैं, जीवों के शरीर में बनने वाले या जीवों के शरीर में पाए जाने वाले या जीवों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारे पास सिंपल सा जवाब है C6H12O6, एक क्या है, ग्लूकोज है। C12H22O11 क्या है, सुक्रोज है। इसी तरह से दूसरी भी चीजें, बहुत सारी चीजें, मैं आप यहां पर कितनी बातें करूंगा, है ना, विटामिन वगैरह सारी चीजों का अध्ययन करते हैं इस विज्ञान के अंतर्गत, किसमें, बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो जीवों में से संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आपने सिंपल सा एक तरीका जानते हो कि नाभिक होती है परमाणु में, कल बात कर रहा था मैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ये सिंपली हमने छोटी क्लास में ये चीज पढ़ा है, जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में, आपको पता होगा। तो इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या, दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ये एक इस तरह से, ये न्यूट्रॉन मान लेते हैं, इसको प्रोटॉन मान लेते हैं, तो एक गुच्छा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। क्योंकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है इसलिए ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैंने लिखा है प्लस। इसका स्टडी किया जाता है। इसका क्या स्टडी करेंगे, इसी के बेस पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो, इसमें क्या आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस अगर टूट जाए तो वो दो अलग अलग एलिमेंट्स बना लेगा। तो न्यूक्लियस के बेस पर अलग अलग तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यानी न्यूक्लियस में यदि 5 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि वो बोरॉन है। न्यूक्लियस के में यदि 11 प्रोटॉन है तो इसका मतलब वो सोडियम है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर रियल में रिलेट करती है किससे, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब हमारी आदत बन गया है कि यार एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो आगे जाकर के क्लियर होने वाला है। 100% नहीं, कुछ लेवल तक ठीक है, पर 100% नहीं। एक्चुअली प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा, आगे जाके सिखाऊंगा, सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी। तो चले, तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं,
कुछ बड़ा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने न्यूक्लियस को संभाल नहीं पाता, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संभाल नहीं पाता है। सो उनमें से कुछ रेज निकलती है, रेडियो एक्टिविटी निकलती है, अदृश्य किरणें निकलती हैं। जैसे यूरेनियम के बारे में सुने होंगे, क्रिप्टॉन के बारे में सुने होंगे, रेडॉन के बारे में, क्रिप्टॉन नहीं, रेडॉन के बारे में सुने होंगे, फ्रांशियम के बारे में सुने होंगे, रेडियम के बारे में सुने होंगे। तो इससे क्या निकलती है? एक विकिरण निकलती है, रेडियो एक्टिव विकिरण। तो वही है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों आइसोटोप्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहां पर क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु की संरचना, यहां पर नाभिकीय संरचना भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके न्यूक्लियस के रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन आप जानते हो, एक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना, सुने होंगे आप लोग। दूसरा है नाभिकों का जुड़ना, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो ये दो प्रकार की चीजों का अध्ययन है, आइसोटोप्स का अध्ययन करना है और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। किसके अंतर्गत होता है? नाभिकीय रसायन के अंतर्गत होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होता है, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुछ कुछ पढ़ लेंगे हम यहां पे। रसायन शास्त्र का महत्व क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ एक इंपॉर्टेंस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं यहां पे। सबसे पहली बात है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। बिल्कुल, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी अपने चेहरे पे डालते हो, केमिस्ट्री ही तो है, H2O। ब्रश उठाते हो, ब्रश क्या है? ब्रश प्लास्टिक है, और प्लास्टिक कैसे बनाई जाती? केमिस्ट्री ही है। हम बहुलक पॉलीमर्स से बनाए होते हैं, वो प्लास्टिक है। टूथपेस्ट लेते हो, वो भी केमिस्ट्री है। रगड़ते हो अलग बात है, वो फिजिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो काम करते हो, क्रीम पाउडर जो भी लगाते हो, सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पूजा करते हो, वो भी केमिस्ट्री है। हवन पूजा जो भी करते हो, खाना बनाते हो, सब कुछ केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री ही पदार्थ है। तो यही बार बोला गया, हमारे जीवन के हर एक पक्ष में केमिस्ट्री का योगदान है। बेटा आज की क्लास ओनली आप समझ सकते हो कि ये ऐसा पढ़ करके ऐसा लग रहा होगा, इसको तो बैठ के मैं भी पढ़ लेता, पढ़ते नहीं ना, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, आपके दिमाग में होगा, उस चीज को क्लियर कर देता हूं कि यहां कुछ स्टेप तक बहुत इजी लगेगा केमिस्ट्री, फिर उसके बाद हार्डनेस बढ़ती जाती है, टफनेस बढ़ती जाती है। तो आपको क्या करना क्या है कि रेगुलर जिस स्टेप में आप चलते जाएंगे, आपके लिए हमेशा केमिस्ट्री इजी रहेगा, ठीक है। अगर जो चीजों को मैं बोलूंगा कि छोड़ दो, ऐसा तो बोलने वाला नहीं हूं मैं, आपको पता होगा, लेकिन जो चीजें आपके लिए सरल लगती है ना, वही चीजें आगे के लिए काम आती हैं। तो ये सब चीजें काम आने वाली हैं, कैसे कैसे वो बताते जाऊंगा मैं आगे जाकर के। तो दैनिक जीवन में इसके बगैर कल्पना नहीं कर सकते, दुनिया भर का थ्योरी है। फिर लिखा गया है, रसायन के कुछ विशिष्ट उपयोग जो है को हम अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिए, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। तो हम सबसे पहला आपके लिए ले रहे हैं ये पॉइंट कि केमिस्ट्री का कहां पे उपयोग हो रहा है? सबसे ज्यादा दवाई में उपयोग हो रहा है, ठीक है। केमिकल्स आते हैं जिसको एलोपैथी की जो इलाज कहते हैं, क्योंकि उनके रहने से हमारे, देखो एक्चुअली दवाई जो है हमारे शरीर को ठीक नहीं करता, आप हमेशा याद रखेंगे। दवाई जो है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को इस तरह से बनाती है कि हम उससे लड़ने लायक बन जाते हैं और हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो फिलहाल तो क्या हुआ, जो दवाइयों में इसका उपयोग होता है, मेडिसिन में इसका उपयोग होता है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि अगर मैं पैरासीटामोल की बात करूं तो पैरासीटामोल क्या करता है? बुखार कम करता है। एनाल्जेसिक में आपने पढ़ा होगा, डिस्प्रिन सुना होगा, डिस्प्रिन एस्प्रिन होता है एक्चुअली, वो क्या करता है? एस्प्रिन दर्द को कम करता है। इसी तरह से आपने बहुत सारी चीजें सुने होंगे जिसमें एंटीबायोटिक में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे पेनिसिलिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और दुनिया भर का जो चीज आती है, वो सब एंटीबायोटिक्स है, वो भी दवाओं का काम करता है। तो बहुत सारे केमिस्ट्री है जो दवा, मतलब हमारे किस क्षेत्र में काम कर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका महत्व है, दवाओं में रसायन का उपयोग। कुछ एक इलाज के बारे में यहां बताया गया है, ध्यान रखेंगे। एजेटी, एजिडोथाइमिडिन, ये जो है कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहां पर एड्स के उपयोग में उपयोग किया जाता है। टेक्सोल,
सिस्प्लेटिन, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कीटाणुनाशक, साफ सफाई में भी रसायन का उपयोग है। एंटीसेप्टिक, जो हाथ वगैरह साफ करने के लिए आजकल सैनिटाइजर यूज करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, या फिर जो बोरोप्लस वगैरह जिस टाइप का क्रीम है, या टिंचर आयोडीन है, वो एंटीसेप्टिक, या क्रीम जो जहां पे कट छट जाते हैं वहां पे लगाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक होता है। बीमारियों के लिए जो टीका बनाया जाता है ये सब केमिस्ट्री से रिलेट करता है ना। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब होता है कि वहां पर जो खरपतवार होते हैं उनको खत्म करने के लिए, जो हमारे लिए अनुपयोगी है उनको खत्म करने के लिए जो डाला जाता है उसको पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो इनका उपयोग है। अब इंडस्ट्री में क्या उपयोग है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडस्ट्री में, उद्योगों में कैसे, आप इतना ध्यान रखो कि औद्योगिक रूप में हम जिन पदार्थों को बनाते हैं जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, डेक्रॉन है, इस तरह का पॉलीमर्स बनाने में जिससे कपड़े बनते हैं, ये प्लास्टिक की सारी चीजें बनती है, चेयर वेयर बनता है, वो है। फिर देखिए प्लास्टिक और बेकेलाइट, टेफ्लॉन आदि का भी इसका में निर्माण होता है। फिर लिखा हुआ रंग है, पेंट है, वार्निश है, ये भी इसका निर्माण किया जाता है। साथ में सीमेंट, कांच, सिरेमिक, और नहीं लिखा है यहां पर मेटल्स का। मेटल, बहुत सारे मेटल्स आते हैं। आप सिंपल सी बात करें, आयरन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इसी तरह से कॉपर है। तो ये सब चीजें औद्योगिक निर्माण से आते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। ठीक है। फिर कृषि में क्या उपयोग है, कैसे उपयोग है, देखें। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, ये सब हमारे पेड़ पौधों को ग्रोथ देता है, उसका खाद्य का काम करता है। खाद्य यानी उसके भोजन है, भोजन का काम करता है पौधों के लिए, तो ये है। फिर एक बात आता है कि कीटों को मारने के लिए गैमेक्सिन, डीडीटी। गैमेक्सिन नाम सुने होंगे, जिसको बीएचसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर है डीडीटी, सल्फाज और मेलाथियन, ये सारी चीजें कीड़ों को मारने में काम आता है। सल्फाज चूहों को मारने में काम आता है, बहुत इफेक्टिव दवाई है। लेकिन इन सब चीजों का आज के डेट में बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया है। इसका उपयोग करने से प्रकृति प्रदूषित होती है, इसलिए ये चीजें डाला नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, समझाया, मतलब मार्केट में नहीं मिलती कई चीजें। रासायनिक परिरक्षक के रूप में फलों को, हम जानते हैं कि बहुत सारे फल जो होते हैं जैसे सेब है या दूसरे फल हैं, है ना, अचार वगैरह जो है, जैसे आम वगैरह है, जो भी चीजें, हम उन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। टमाटर है, टमाटर काफी मात्रा में पैदा होती है, लेकिन वो टमाटर का अगर हम उस टाइम पे उपयोग ना कर पाए तो कुछ दिनों में खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम उसका उपयोग सॉस बना लें या टमाटर का पाउडर बनवा दें तो वो काफी लंबे समय तक हमारे काम आएगा। तो एक तरह से प्रोसेस होता है उसका। और दूसरी चीजें, कई ऐसी चीजें हैं जिनको सुखा करके परीक्षित की जाती है, कई सी चीजें जिसमें कुछ दवाइयां डाल करके उसको सुरक्षित कर दी जाती है, जिसमें हम जानते हैं एसिटिक एसिड, सिरका, नाम सुने हो ना, अचार बनाते हो तो उसमें सिरका मिलाते हो। सिरका क्या काम करता है? सिरका काम करता है उसको परिरक्षित करने के लिए, सेफ करने के लिए खाद्य पदार्थों को। तो यहां पर इस तरह से परिरक्षण करने में ये काम आता है। अब देखेंगे हमारी जिंदगी में कुछ सुख सुविधाओं में इसका उपयोग है, जैसे क्या क्या हमारा घरेलू वस्तु क्या क्या होते हैं बताओ। हमारे दैनिक जीवन में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं हम लोग नॉर्मली, लाइफस्टाइल में क्या उपयोग करते हैं? घरेलू वस्तु जैसे पेपर है, धागे हैं, साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन यानी क्रीम पाउडर वगैरह, ठीक है, सुगंधित पदार्थ यानी सेंट है, परफ्यूम है ना, रंजक यानी कलर, जो हमने कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग चीजें अलग अलग कलर में आती हैं। वो कलर कहां से आता है? वो कलर जो आता है कहां से? कि हमारे केमिस्ट्री से, केमिकल्स है वो, और वो चीज हम लोग पढ़ेंगे 12th में। मतलब 11th से लेकर के 12th में इन सारी चीजों की पूरी पढ़ाई एक लेवल तक और एक हाइट तक पढ़ना पड़ता है। और ये सारी चीजें सिर्फ जानकारी के लिए है, अपने दिमाग में बिठाने के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर लिखा गया है वास्तु उपयोग। वास्तु मतलब होता है भवन निर्माण। वास्तु का मतलब कोई ऐसा जादू टोना नहीं होता ना, कि मतलब यह है कि दरवाजे इस साइड होगा। अब कोई भी आदमी अगर पूरा दक्षिण के साइड में उसके रोड है तो वो पूरब की तरफ दरवाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके साइड में दूसरे का घर है, समझ रहे हो ना। तो फिर सामने वाले जो टोना टोटका करते हैं कि भैया आपका अगर दरवाजा इधर ही बन रहा है तो एक
क्या बोलते हैं अनुष्ठान करने पड़ेंगे, और वो अनुष्ठान के लिए इतने हजार रुपए खर्चे आएंगे, ये सामान ले आइएगा। तो ये सब फालतू चीजें हैं, इस पे आप बिलीव ना करें। असलियत तो ये है कि आप जितने अच्छे कर्म करोगे, जितने अच्छे आपका मेहनत होगा, उतना ही आपकी तरक्की होगी। इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि हमने ये पूजा पाठ करा इसलिए मेरा बच्चा टॉप आया, मैंने ये पूजा पाठ नहीं करा इसलिए टॉप नहीं आया। अगर यही होता बेटा तो अभी कोरोना के टाइम पे इतने पूजा पाठ जो होना चाहिए था, इतने धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए थे, उनको तो हमको बढ़ा देना चाहिए था। उनको तो हमने बंद करवा दिया। नवरात्रि बंद हो गई, बहुत सारी चीजें बंद हो गई। क्यों बंद किया गया इसको? क्योंकि उससे वो खतरा बढ़ सकता था। तो हमारे हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में हमारी जिंदगी, हमारी तरक्की, इसलिए इस बात पे हमेशा ध्यान दें। चले, फिर लिखा हुआ है वास्तु। वास्तु मतलब भवन निर्माण या क्या बोल सकते हैं आर्किटेक्चर। तो इसमें सीमेंट है, स्टील है, सेरामिक है, इन सबको बनाने में, ईंटें वगैरह बनाने में हमारी केमिस्ट्री का पूरा योगदान है। फिल्म उद्योग में फिल्म है, सेल्यूलॉइड है, ये सब इन चीजों का उपयोग होता है। तो ये केमिस्ट्री जो है, यानी केमिस्ट्री होगा तभी ये सब सामान होंगे, केमिस्ट्री नहीं होगी तो ये सब सामान नहीं होंगे। केमिस्ट्री होगा तभी मोबाइल होगा, केमिस्ट्री होगा तभी, अच्छा केमिस्ट्री है तब उसमें फिजिक्स है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। केमिस्ट्री है तब उसमें फिजिक्स है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक वस्तु को उठा के ऊपर की ओर धकेलते हैं तो वो नीचे की ओर आके गिरती है। तो केमिस्ट्री है तभी ये पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये पृथ्वी एक केमिकल है और उसमें इस केमिकल का अट्रैक्शन हो रहा है। तो केमिस्ट्री है तब जाके फिजिक्स है, फिजिक्स है तब केमिस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों एक दूसरे का पूरक है। अब ऐसा क्वेश्चन करना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है, मुर्गी पहले आई कि अंडा, ये नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं, ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आई, दोनों डेवलपमेंट का पार्ट है। दोनों डेवलप होते 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 आया, ना मुर्गी पहले आई ना अंडा, दोनों साथ में आए। अगर सर दोनों साथ में कैसे आए, आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना गहराई में तब समझ में आ जाएगा आपको, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है। चलो ठीक है, फिर देखेंगे और कहां पे, ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी हमारे पास आती कहां से है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो एक तो यह है कि बारिश ऊपर से, वो बारिश जब होती है तो ऊंचे स्थानों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो जब उस पानी को वो नीचे की तरफ बहने लगती है, उसको रोक लेते हैं बांध में, डैम में, और उस पानी को एक सिस्टमेटिक तरीके से गिराया जाता है, जो कि किसको चला देता है, टरबाइन को। टरबाइन चलता है, डायनामो चलता है, डायनामो चलता है तो बिजली बनती है। जनरेटर चलता है ना, जनरेटर बोलते हैं। तो इस तरह से क्या बनती है, बिजली बनती है। एक हो गया तरीका। दूसरा, बाकी दूसरे तरीके हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि कोयला जला करके बनाते हैं बिजली, पेट्रोलियम जला करके बनाते हैं बिजली। ये हो गया एनर्जी आने का तरीका। ठीक है, हमारे घरों में खाने बनते किससे हैं, भोजन किससे बनता है? एलपीजी गैस, एलपीजी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी क्या है, कहां से आता है? वो है जीवाश्म से आता है, फॉसिल से आता है। जमीन में दबे हुए हजारों साल पहले जब इसी तरह का कहीं भूकंप आया होगा, कहीं पे कुछ हुआ होगा, तो वो जमीन के अंदर वो पूरा का पूरा जंगल दब गया, पूरा का पूरा वो समुद्र के वो जीव जंतु दब गए। सो क्या बन गया, जीव जंतु दबते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड बनता है तो पेट्रोलियम आता है, और पेड़ पौधे दबते हैं तो आ जाता है कोयला। तो ये सब ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है, जीवाश्म जैसे पेट्रोलियम, लकड़ी का कोयला या कोल, ये सारी चीजें जीवाश्म क्या होता है, एनर्जी का स्रोत होता है। तो ये केमिस्ट्री ही है एक तरह से, कि इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर ऊर्जा, मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जुड़ना। इस टाइम पे काफी एनर्जी बनती है, तो इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। परमाणु ऊर्जा, बेटा न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना, नाभिकीय विखंडन, ये हम कंट्रोल कर लिए हैं। इस तरह से नाभिकीय विखंडन से तो ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय रिएक्टरों से। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन वाला हमारा खोज नहीं हो पाया अभी तक, आगे जाकर के होगा, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, परमाणु ऊर्जा वही है, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी। ये नाभिकीय रिएक्टर का एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये कोयले वगैरह का दिखाई दे रहा है। लकड़ी को जलाते हुए देखने कितनी एनर्जी निकल रही है, ऊष्मा। युद्ध काल में रसायन, यस,
गोली चलाना, बम फोड़ना, गैस छोड़ देना। आपको पता है अभी क्या हो रहा है? अभी एक बात हो रही है कि हम यदि किसी देश में गैस डाल देंगे तो कुछ लोग मरेंगे, बम फोड़ देंगे तो कुछ लोग मरेंगे, और उस जगह पे जब खाली हो जाएगा, सरेंडर कर देंगे सामने वाला, तो उस जमीन को अपने लिए हड़प लेंगे। ये युद्ध, यानी दो देशों के बीच में जो लड़ाई होती है इस कारण से होती है कि वो अपना जो क्षेत्र है उसको बड़ा करना चाहते हैं, वहां के लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, ताकि वो हम अपने लिए काम कर सकें। तो उस समय अगर लड़ाई करना है एक देश को दूसरे देश के साथ, तो किसकी जरूरत पड़ती है? बॉम्ब, यानी एक वेपन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, युद्ध के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। सो आपको पता है कि हमने आज भयानक बम बना दी, जिसको न्यूक्लियर बम कहते हैं या परमाणु बम कहते हैं, यहां तक पहुंच गए हैं। तो ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला जुला योगदान है। तो इसमें कुछ केमिस्ट्री का योगदान, TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल। इसी ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल को आपने पढ़ा, अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, जिसके पैसे, जिसकी पूंजी से हम नोबेल प्राइज बांटते हैं। उसने नाइट्रोग्लिसरीन बनाया था, जो प्रबल विस्फोटक था उस जमाने में, जिससे डायनामाइट बनता है। ये जो प्रबल विस्फोटक है, जिससे बम या किसी जगह पे एक्सप्लोजन करना है, तो उनके लिए उपयोग किया जाता था। तो इसको किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ युद्ध में काम आता है ये जो विस्फोटक होता है, कि अगर मान लो जमीन के अंदर से सुरंग बनाना है, एक नया रास्ता बनाना है, या पहाड़ों को पार करके, अगर मान लो ये पहाड़ है, ऐसा है, ये ऐसा है, पहाड़ है ना, और इस तरफ एक गांव बसा हुआ है, इस तरफ गांव बसा हुआ है, इस तरफ भी गांव बसे हुए हैं, तो क्या होगा? एक गांव वाले को दूसरे गांव के में जाना है तो उसको पूरा पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो बहुत तकलीफ देह है। सो इसको, तकलीफ को दूर करने के लिए एक तरीका है कि इसके बीचों बीच एक छेद कर दें और सीधे एक रास्ता बना दें। तो पहाड़ों पर रोड बनाने समय काम आता है, पहाड़ों में सुरंग बनाने में काम आता है, टनल बोलते हैं जिसको। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें, इसके लिए एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ती है, विस्फोटक की जरूरत पड़ती है, पत्थरों को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये भी युद्ध काल में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, और इसमें भी जरूरत पड़ेगी। डायनामाइट, विषैली गैसें बनाई जाती है, मस्टर्ड गैस है ना, लेविसाइट है, या फॉस्फिन गैस, जिसको अगर हमारे अपने दुश्मनों पर अगर छोड़ दें तो वो दुश्मन का नाश हो सकता है, वो मृत्यु की तरफ जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने देखा कि काफी यूज है हमारी केमिस्ट्री का आधुनिक उपकरणों में। आधुनिक उपकरणों में पदार्थों के निर्माण में रसायन का उपयोग, चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशिकी गुणों या वस्तुओं जैसे अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, पॉलीमर, ऑप्टिकल फाइबर। ये आप ये कह सकते हो कि अगर मैग्नेट भी बनाना है तो हम केमिस्ट्री का यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो लोहा है, प्योर लोहा है, वो जिसको नरम लोहा कहते हैं, वो स्थायी चुंबक नहीं होता, अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन उसमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा मिला दी जाए तो वो स्थायी चुंबक बन जाता है। तो केमिस्ट्री में परिवर्तन करने से वो पदार्थ के गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह से एक और मजेदार बात कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये इसका जो प्योर क्रिस्टल है विद्युत का कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन इसमें अशुद्धि के रूप में यदि हम कुछ एलिमेंट्स मिला दें तो ये विद्युत का चालक बन जाता है, सेमीकंडक्टर बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है, जिसके कारण हम ये रिमोट में लगने वाला चिप, जो मेमोरी चिप है, आपके मोबाइल है, ये सब हम बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री में। यहां पर तो आसान लग रहा है, ऐसा ऐसा करते हैं, बोल देने पे बड़ा आसान है, पर इसकी गहराई ये कैसे कर सकेंगे हम, वो सब चीजें अंदर रोनी पड़ना, वो अंदरूनी बातों को समझने के लिए जरूरी है कि केमिस्ट्री की उन गहराइयों को हम समझें। तो ये सब चीजें, ये स्कोप है और ये सारी चीजें हैं। फिलहाल ये कुछ चीजें और दिया जा रहा है, इनको आप देखें। रसायन शास्त्र का बढ़ता दायरा एवं चुनौतियां, क्या चीज बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। रसायन शास्त्र का बढ़ता हुआ दायरा, चुनौतियां, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि रसायन जो है, इससे प्रदूषण भी फैल रहे हैं, क्योंकि हम अगर उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं या कुछ बैटरियां बना रहे हैं, ये सब बना, बहुत सारी चीजें हैं, हम छिड़काव करते हैं खेतों में खाद का, दवाइयों का। सो क्या होता है, चलिए एक छोटी सी बात करता हूं मैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। आपके यहाँ फ्रिज होता है,
फ्रिज में एक गैस रहती है, वो हमेशा पैक रहता है, रिलीज नहीं होती। लेकिन जब वो फ्रिज खराब हो जाता है तो हम उस टाइम क्या हो जाता है, या फिर कभी कभी कहीं पे टोचा लग जाता है तो उसके गैस रिलीज हो जाते हैं, वातावरण में आके मिल जाते हैं। कौन सी गैस है? ये फ्रीऑन गैस है। ये फ्रीऑन गैस की क्या प्रॉब्लम है? ये फ्रीऑन गैस क्या करता है वातावरण में, जब ऊपर की तरफ जाता है, कहां पे? आयन मंडल में, यानी कि वायुमंडल में ऊपरी सतह पर ओजोन की परत है, उसको क्या करता है? वो डिकम्पोज करता है, उसको खराब करता है, हटा देता है, उसमें छेद हो गया है। सो क्या होगा अगर सूरज की रोशनी सीधे हमारे ऊपर आएगी, अगर उसको फिल्टर नहीं किया जाएगा ओजोन की परत के द्वारा, तो क्या होगा? उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, और अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, ये प्राण घातक होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए। ये कैंसर पैदा कर सकता है और जीव जंतुओं को मार सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, खेतों में हम दवाइयां छिड़कते हैं, इससे क्या होगा? खेतों में जब दवाइयां छिड़की जाती है तो आप एक चीज महसूस करो, शायद आप नहीं जानते ये बात है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। हम जब कभी खेतों की तरफ जाते थे, वैसे तो हम खेत कभी ज्यादा गए नहीं, लेकिन जब कभी गए तो हम ये देखते थे कि खेतों में मछलियां तैर रही होती थी, पानी भरी हुई तो मछलियां तैर रही हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पे मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल लगा देते थे। खेतों में इतनी मछलियां होती थी, इतने मेंढक होते थे, कीड़े मकोड़े तो छोड़िए, कीड़े मकोड़ों को खाने वाली वही होती थी, वो मेंढक। इस तरह से उनमें जो कीड़े मकोड़े थे उनका कंट्रोल होता था। वहां पे चूहे नहीं होते थे, चूहों को मारने के लिए वहां पर सांप होता था। तो ये सारे जीव जंतुएं थे। पक्षियां उसमें आ जाकर के उन मछलियों को खाती थी, है ना, सारस वगैरह आते थे। तो बहुत सारे, मतलब एक तरह का एक बढ़िया सा खूबसूरत सा माहौल हुआ करता था उस खेतों की तरफ जीव जंतुओं का। जब से ये कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई डालने लगे, तब से क्या हुआ? कीड़े तो मरे, कीड़ों के लिए तो जहर है, लेकिन साथ में वो मछलियां भी मरने लगी, क्योंकि जहर डाल रहे हो आप। वो मेंढक भी मर रहे हैं, वो जीव जंतुओं का नाश हो रहा है। तो क्या हुआ इससे? क्या हुआ? अब बोले सर चूहे मरे, चलो कुछ मरे, लेकिन उससे चूहों की संख्या भी कंट्रोल हो गई। लेकिन चूहों की संख्या हर स्टेप में कंट्रोल नहीं हो पा रही है। सांप भी कम हो गए, सारे जीव कम हो गए। बताओ, प्रकृति को तो हानि पहुंच रही है। तो ये प्रदूषण है, इसी को प्रदूषण कहेंगे। फिर देखेंगे, चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से तो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक को हमने इसलिए लिया कि आपकी जानकारी में वो आनी चाहिए, और इन चीजों का एक छोटा सा नोट्स आप बना लीजिएगा जो आपके काम आएंगे। अब केमिस्ट्री का स्पेशल टॉपिक शुरू हो जाएगा। वो है पहला कि रासायनिक संयोग का नियम। कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिए हैं, मैंने उनको पहले भी कुछ बताया है। और रासायनिक संयोग का नियम हम पढ़ेंगे, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग 5 नियमों को पढ़ेंगे। तक के लिए आज विदा लेते हैं। तो केमिस्ट्री, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।